तो ये देख लिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इमरजेंसी एक्शन प्लान के लिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी नामक संस्था बनाने का एक मैंडेट दे रखा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वाटर पोल्यूशन से अभी स्टार्ट करना था। तो वाटर ओके सो वाटर पोल्यूशन से अभी स्टार्ट करना है। सो वाटर पोल्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज। ठीक है, पहले ये इन शब्दावली को समझो। पॉइंट एज वेल एज नॉन पॉइंट सोर्सेज ये क्या होते हैं। तो जैसे नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं डिफ्यूज्ड, मतलब जगह जगह कई जगह से आते हैं। एक सिंगल या डेफिनेट सोर्स नहीं होता है जहाँ से रन ऑफ्स वगैरह आते हैं, कई जगह से आते हैं। तो डिफ्यूज्ड एंड लार्जर एरिया से अगर आ रहा है पोल्यूशन वाटर में, तो फिर उसे नॉन पॉइंट सोर्स बोल देंगे। अभी जैसे एग्रीकल्चर रन ऑफ हैज़ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स कॉजिंग बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी होता है, लेक पोल्यूशन भी होता है लीडिंग टू यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बीच डिफरेंस। सो वन एक्चुअली परटेन्स टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वेयर द अदर इज़ रिलेटिंग टू द एंटायर फूड चेन। ठीक है, तो मैग्नीफाई होता है फूड चेन में, लेकिन बायो एक्यूमुलेशन होता है तुम्हारा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। देन पॉल्यूटेड वाटर हैज़ मोर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, लेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। लेंटिक पोल्यूटेड वाटर, अभी लेंटिक मतलब क्या होता है, जो स्टैंडिंग वाटर होता है। लेंटिक पोल्यूटेड वाटर इज़ मोर हार्मफुल। इन एवरी वाटर बॉडी देर आर फ्यू जोन्स डिपेंडिंग अपॉन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल, हाई टू लो, क्लीन जोन, डिकम्पोजिशन जोन, सेप्टिक जोन, रिकवरी जोन एंड क्लीन जोन। मतलब अगर इस ऑर्डर को देखो, किसी भी वाटर बॉडी में कुछ जोन्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल। तो जैसे सबसे डिपेंडिंग अपॉन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल, तो अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल हाई है, फ्रॉम हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन टू लोएस्ट की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, या ऐसा समझो कि एक सेकंड, ऐसा कैसे लिख दिया है क्लीन जोन, ये 2 बार क्लीन जोन क्यों आ रहा है। तो अभी लिखा है, तो मेरे ख्याल से दो जोन्स होते हैं, 2 बार क्लीन जोन आता है। तो क्लीन जोन में जहाँ हाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा वहाँ क्लीन जोन होगा। फिर डिकम्पोजिशन जोन होगा जहाँ थोड़ा सा और कम हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर सेप्टिक जोन हो जाएगा। फिर रिकवरी जोन आएगा जहाँ पे फिर से थोड़ा सा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ेगा, और फिर वापस से क्लीन जोन आ जाएगा। ठीक है, तो सेप्टिक जोन और रिकवरी जोन, डिकम्पोजिशन जोन, सेप्टिक जोन एंड रिकवरी जोन, ये तीन याद रखो। ठीक है, नहीं इस ऑर्डर में नहीं, पहले डिकम्पोजिशन जोन, उसके बाद सेप्टिक जोन, उसके बाद रिकवरी जोन, इस ऑर्डर में। ठीक है, देन कंटामिनेटेड स्टेटस, ये क्या, इसके थ्रेशोल्ड क्या होता है। अगर 8 मिलीग्राम्स पर लीटर या उससे कम अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हो गया, तो फिर उसे कंटामिनेटेड वाटर बोल देंगे, 8 मिलीग्राम प्रति लीटर। और हाईली पोल्यूटेड स्टेटस बोलेंगे अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी ज़्यादा कम हो गया, मतलब और कम हो गया ना। पहले अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम पर लीटर है तो कंटामिनेटेड बोल रहे हो, फिर 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी अगर कम हो गई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो फिर तो पोल्यूटेड स्टेटस हो जाएगा। तो 2 स्टेटस के नाम याद रखने हैं यहाँ। एक का नाम है कंटामिनेटेड स्टेटस, 8 मिलीग्राम्स पर लीटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या उससे अधिक, तो कंटामिनेटेड स्टेटस है। लेकिन अगर वहीं उसी जगह पोल्यूटेड स्टेटस होता है जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और कम हो जाता है, दैट इज़ 4 मिलीग्राम्स पर लीटर। Another parameter is chemical oxygen demand, more accurate to judge pollution levels in water bodies as it is the requirement of oxygen for oxidation of total organic matter present in water. तो chemical oxygen demand is a better way to judge the pollution levels in the water bodies. ठीक है, तो ये याद करने वाली बात है। ठीक है, फिर agricultural pollutants are rich in chlorinated hydrocarbons, जैसे कि फॉर एग्जांपल DDT होता है विच इज़ अ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो इथेन से शब्द से तो समझ में आ रहा है कि इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन। फिर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दैट इज़ DDT। ठीक है, देन एंडोसल्फान, हेप्टाक्लोर, ये कुछ नाम याद रखो। दीज आर एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, DDT का क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, फिर हेप्टाक्लोर एंड एंडोसल्फान। सो दीज आर एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट्स।
हॉट वाटर रिलीज फ्रॉम द थर्मल पावर रिएक्टर्स इनटू मरीन बॉडीज फर्दर रिड्यूस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो हॉट वाटर निकलता है थर्मल पावर प्लांट्स से उससे और कम हो जाती है। अभी अगर 8 मिलीग्राम पर लीटर है तो फिर कंटामिनेटेड स्टेटस है, अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो गया तो फिर तो वो पोल्यूटेड स्टेटस हो जाएगा। देन ट्यूबिफेक्स क्या होता है? ट्यूबिफेक्स इट इज़ एन एनिलिड वर्म, मतलब केंचुए की प्रजाति का एक नाम है ट्यूबिफेक्स, विच इज़ एन इंडिकेटिव स्पीशी ऑफ लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये लिखा जा सकता है कि जहाँ पे ये ट्यूबिफेक्स एनिलिड मिलने लगता है पानी में तो दैट इंडिकेट्स कि लो ऑक्सीजन, लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ना हो गया है पानी में, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद कुछ पोल्यूटेंट्स हैं और उससे होने वाली बीमारियाँ हैं। जैसे नाइट्रेट से मीथेनोग्लोबिनेमिया नामक डिजीज़ होता है, या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, ब्लू बेबी नाइट्रेट सिंड्रोम, ठीक है। तो ये याद रखो एक चीज़ कि नाइट्रेट से क्या होता है? मीथेनोग्लोबिनेमिया या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ट्रेस मेटल से क्या होता है? जैसे लेड है, मरकरी है, कैडमियम है, क्रोमियम है, कॉपर है, निकल है, इन सबको ट्रेस मेटल्स बोलते हैं। देन आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक की अगर बात करते हैं तो आर्सेनिक से क्या होता है? ये ब्लैक फुट डिजीज़ हो जाता है इससे। और मोस्ट पोल्यूटेड इज़ गैंजेस बेल्ट, मतलब गैंजेस बेल्ट स्पेशली बिहार और वेस्ट बंगाल में जो गंगा बहती है वहाँ पे आर्सेनिक पोल्यूशन इतना ज़्यादा ही होता है, बहुत ज़्यादा। तो उससे ब्लैक फुट डिजीज़ ना होता है, नामक डिजीज़, ठीक है। फिर फ्लोराइड से क्या होता है? नॉक नी सिंड्रोम, पैर वैसे सी शेप के हो जाते हैं, ठीक है, नी के पास। तो दैट इज़ ड्यू टू फ्लोराइड पोल्यूशन। नेचुरली वाटर हैज़ ट्रेसेस ऑफ फ्लोराइड, थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है फ्लोराइड, बट अबव 1 मिलीग्राम पर लीटर इज़ हार्मफुल। मतलब 1 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज़्यादा हो गया फ्लोराइड तो फिर वो हार्मफुल हो गया। तो इससे जॉइंट्स पेनफुल होता है और स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है। फिर मर्क्यूरी से मिनामाटा होता है, इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। लेड से अनीमिया होता है, ये ब्लड रिलेटेड ऑर्डर है। देन कैडमियम से इटाई होता है, ये अगेन जॉइंट्स बोन्स वगैरह डिजीज़ है। देन राइपेरियन बफर्स फॉर वाटर पोल्यूशन, ये एक अच्छा शब्द इसको लिख सकते हैं। कुछ वाटर में प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे वाटर हियासिंथ एक स्पीशी होती है पौधे की, जिसको लगाने से या एक्वेटिक वीड फ्लावर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक वीड फ्लावर विच नेचुरली प्योरीफाइज वाटर। अब ये यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, ये भी वेस्ट वाटर को प्योरीफाई करता है बाय अब्जॉर्बिंग इट एंड देन रिलीजिंग इट थ्रू इवेपोट्रांसपिरेशन। अ टेक्निक वेयर प्लांट्स आर यूज्ड फॉर प्योरीफिकेशन इज कॉल्ड फाइटोरिमीडिएशन, ठीक है। तो जैसे वाइट विलो, इंडियन मस्टर्ड, पॉपुलर का पेड़ होता है, पॉपुलर का, तो इंडियन ग्रास या सनफ्लावर, ये सनफ्लावर, तो ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे वाइट विलो, इंडियन ग्रास, सनफ्लावर, पॉपुलर ट्रीज़, यूकेलिप्टस, वाटर हियासिंथ, इंडियन मस्टर्ड, ये सारे फाइटोरिमीडिएशन में काम आते हैं, ठीक है। तो अब ये तो फाइटोरिमीडिएशन है, उसी तरह से बायोरिमीडिएशन होता है। बायोरिमीडिएशन एक्चुअली एक इन सिटू मेथड है और इसमें 3 टेक्निक्स होती हैं, एक बायो वेंटिंग, एक बायो स्पराजिंग, फिर एक होता है बायो ऑगमेंटेशन। तो वेंटिंग और स्पराजिंग में कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो इसको एक बार समझ लो। अब ये BTEXN पोल्यूटेंट्स हैं, दैट मीन्स बेंजीन, टोल्यूइन, इथाइल बेंजीन, जाइलिन एंड नैप्थलीन। इन प्रकार के पोल्यूटेंट्स को स्पेशली कौन हटाता है? बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलिन या इथाइल बेंजीन, नैप्थलीन बायोस्पराजिंग मेथड से हटा देते हैं। इसमें क्या होता है कि इंजेक्शन ऑफ pressurized air below the water table to increase the groundwater oxygen levels to increase the rate of biodegradation of contaminants naturally। तो एयर भेज रहे हैं ग्राउंड वाटर टेबल में, प्रेशराइज्ड एयर भेज रहे हैं टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन लेवल्स, बस इतना काम कर रहे हैं। जबकि बायो वेंटिंग में क्या है कि सप्लाई ऑफ एयर विद न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेल्स टू कंटामिनेटेड सॉइल। अब यहाँ सॉइल में भेजा जा रहा है बायो वेंटिंग, वहाँ वाटर टेबल में भेजा जा रहा है। तो सप्लाई, और यहाँ पे कोई प्रेशर वेशर नहीं है, बस एयर भेज रहे हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स के साथ, और वो भी सॉइल में और कुएँ की मदद से, टू कंटामिनेटेड सॉइल टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस बैक्टीरिया, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स किस में भेजा जा रहा है? बायो वेंटिंग में, ठीक है, सॉइल में। और वाटर टेबल में क्या भेजा जा रहा है? बायोस्पराजिंग में प्रेशराइज्ड एयर भेजी जाती है, जिससे कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं ग्राउंड वाटर टेबल में। फिर वो अपने आप वहाँ पे बायोडिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेंट से स्टार्ट हो जाता है।
बायो ऑगमेंटेशन होता है एडिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कंटेमिनेटेड साइट टू एनहेंस द डिग्रेडेशन प्रोसेस। जैसे कि ऑयल जैपर एंड ओलिवोरस नामक बैक्टीरिया होते हैं, ऑयल जैपर एंड ओलिवोरस, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाए गए थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं बाय टेरी। इसमें 5 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया को मिला के एक नया बैक्टीरिया बनाया गया था टू क्लियर द ऑयल स्पिल्स। सो ऑयल जैपर्स बोलते हैं या ओलिवोरस बोलते हैं, ये ऑयल स्पिल्स को खा जाते हैं समुंदर में, ठीक है। तो दैट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ बायो ऑगमेंटेशन। तो जहाँ एडिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कंटेमिनेटेड साइट कर रहे हैं टू एनहेंस द डिग्रेडेशन प्रोसेस, तो वहाँ बायो ऑगमेंटेशन बोलते हैं। तो दीज आर द इन सिटू मेथड्स, बायो वेंटिंग, बायोस्पराजिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन। जहाँ बायो वेंटिंग में सिर्फ एयर भेजते हैं न्यूट्रिएंट्स के साथ कुएँ के ज़रिए और मिट्टी में सुधार लाने के लिए। बायोस्पराजिंग में प्रेशराइज्ड एयर भेजते हैं टू इंक्रीज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल, ठीक है। बायो ऑगमेंटेशन में तो सीधा सीधा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भेज देते हैं। फिर कुछ एक्स-2 मेथड्स हैं, जैसे ये बायो रिएक्टर्स है, कंपोस्टिंग है, सैनिटरी लैंडफिल्स है, ठीक है। बायो रिएक्टर पे कई बार सवाल बनता है और कंपोस्टिंग पे बनता है, ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल पकड़ लो, सीधे सवाल बनता है कि सैनिटरी लैंडफिल इज़ एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू और एक्स-2 प्रैक्टिस। तो एक्स-2 है। सिमिलरली बायो रिएक्टर एंड कंपोस्टिंग आर एक्स-2 प्रोसीजर्स, ठीक है। अब इसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो यहाँ देखो, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, इसके तहत CPCB बना था, ठीक है, और SPCBs भी बने थे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का नेशनल गंगा काउंसिल बना था 2016 में विद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगाज, नमामि गंगे पर प्रोग्राम ले आए गए थे विद रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड एफॉरेस्टेशन। अब अमृत योजना एक आई थी, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा ही कुछ फुल फॉर्म था इसका। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत ले आया गया था। इसमें इनिशियली 500 cities with facilities of storm water drainage in sewages and clean water supply भी इसमें प्रोविजंस था। तो नमामि गंगे लिख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसमें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम किया जा रहा था, रिवर क्लीनिंग, एफॉरेस्टेशन का काम था। और अमृत में अमृत योजना बाई महुआ, उसमें बता सकते हैं कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेजेस इन सीवेजेस एंड क्लीन वाटर सप्लाई, ये कर सकते हैं। बाकी CPCB और SPCB तो बनाए गए हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 के तहत। फिर नॉइज़ पोल्यूशन की बात करते हैं तो WHO ने प्रिस्क्राइब किया है ऑप्टिमम नॉइज़ लेवल एज 45 डेसिबल बाई डे एंड 35 डेसिबल बाई नाइट। एनीथिंग अबव 80 डेसिबल इज़ हजार्डस। अ ग्रीन बेल्ट ऑफ ट्रीज इज़ सफिशिएंट नॉइस एब्जॉर्बर, ये इंपॉर्टेंट है। और 80 डेसिबल बिल्कुल ही हायर लिमिट है, ठीक है। उसके ऊपर फिर हजार्डस हो जाता है। वैसे डे टाइम में 45 डेसिबल WHO ने प्रिस्क्राइब किया है, 35 डेसिबल ड्यूरिंग नाइट टाइम। 80 डेसिबल बिल्कुल ही हजार्डस हो जाता है उसके ऊपर, और ग्रीन कॉरिडोर्स बनवाने चाहिए इसमें। अब ये कुछ सवाल बनते हैं इस पर बेकार से, जैसे इंडस्ट्रियल में 75 और 70 होना चाहिए, और कमर्शियल रीजन्स में 65 एंड 55 होना चाहिए, और रेसिडेंशियल में 55 एंड 45 होना चाहिए, ठीक है। Now, state governments declared silent zones 100 meters from schools, colleges, hospitals and courts. तो ये भी सवाल बन सकता है कितने मीटर दूर होता है साइलेंट जोन, ठीक है। तो दैट इज़ 100 मीटर्स। हालांकि ये चेंज किया जा सकते हैं एज पर द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। Here the limits are 50-40 decibel. Earlier noise pollution was addressed under the Air Prevention and Control Pollution Act 1981, but now a separate noise pollution rules 2000 is mandated. तो ये अच्छा है, ये अच्छा पॉइंट है कि पहले नॉइज़ पोल्यूशन को एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंदर देखा जाता था, बट अभी नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स निकाल दिए गए हैं सन 2000 में, वो अलग हैं इससे अब। एडिशनली नॉइस स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल्स, ACs, रेफ्रिजरेटर्स, डीजल जनरेटर्स आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विद अ रियल टाइम एम्बियंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क सिंस 2011। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये एक प्रावधान दे रखा गया है कि रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और ऐसे तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल्स, इसमें नॉइज़ स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। तो ये सब कुछ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दे रखा है, अलॉन्ग विद एन एम्बियंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क अंडर इम्प्लीमेंटेशन सिंस 2011,
ठीक है। तो ये नॉइज़ पोल्यूशन हो गया। बस लिमिट्स याद रखनी है, रेजिडेंशियल में 50-45, ठीक है, और कमर्शियल में 65-60 हो गया, और मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेट भी चलेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल में 75-70 डेसिबल, और 80 डेसिबल से ऊपर तो बिल्कुल ही हज़ार्डस हो जाएगा। और डे टाइम में WHO ने 45 डेसिबल और नाइट टाइम में 35 डेसिबल बता रखा है। फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में देखो तो रेडियम कुछ ऐसे हम बता रहे हैं, जैसे रेडियम 224, यूरेनियम 238, थोरियम 232, पोटेशियम 40, कार्बन 14। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर बेसिकली शॉर्ट वेव आयोनाइजिंग वेव्स। तो ये शॉर्ट वेव लेंथ की होती हैं, ठीक है। शॉर्ट वेव लेंथ मतलब क्या हुआ कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं। दे इनकर बोथ सोमैटिक एंड जेनेटिक डैमेजेस बाय अनडिज़ायरेबल जीन म्यूटेशन। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि दे इनकर बोथ सोमैटिक एज वेल एज जेनेटिक डैमेजेस बाय अनडिज़ायरेबल जीन म्यूटेशंस। एग्जाम्पल USA का 3 माइल आइलैंड है 1979 में, और शर्नोबिल रशिया 1986, एंड फुकुशिमा डाइची डिज़ास्टर हुआ था 2011 में। तो ये डिज़ास्टर्स एंड उसके रिस्पेक्टिव ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 माइल आइलैंड USA 1979, शर्नोबिल डिज़ास्टर रशिया या यूक्रेन कह सकते हैं 1986, और फुकुशिमा डाइची 2011 जापान में हुआ था। तो सोमैटिक एंड जेनेटिक इम्पैक्ट्स थ्रू अनडिज़ायरेबल जीन म्यूटेशंस ये हो जाते हैं। तो कुछ आइसोटोप्स या फिर एलिमेंट्स याद होने चाहिए, जैसे यूरेनियम 238, थोरियम 232, और क्या था, पोटेशियम 40 एंड कार्बन 14 एंड रेडियम 224, ये याद होने चाहिए। देन ई वेस्ट की बात करते हैं। अब महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्रा, और चौथे नंबर पे यूपी। दीज 4 स्टेट्स आर प्रोड्यूसिंग करेंटली मोस्ट ई वेस्ट पोल्यूटेड स्टेट्स, ठीक है। तो महाराष्ट्र तमिलनाडु टॉप 2 भी याद रखो तो चलेगा। महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु आर टॉप 2 मोस्ट ई वेस्ट पोल्यूटेड स्टेट्स। पोल्यूटेंट्स आर कार्सिनोजेनिक हियर, सच एज प्रिंटर टोनर्स होता है, लेड होता है, लिथियम बैटरीज वगैरह होती हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स में, मर्क्यूरी होता है, PCB होता है, हेक्सावेलेंट क्रोमियम होता है, कैडमियम, बैरियम, बेरिलियम, ठीक है। हेक्सावेलेंट क्रोमियम ई वेस्ट में होता है, ठीक है। और हेप्टाक्लोर कहाँ पड़े थे, एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंट था, ठीक है, अलॉन्ग विद एंडोसल्फान। तो हेक्सावेलेंट क्रोमियम, कैडमियम, बैरियम, बेरिलियम। फिर ग्लोबली एक ये जगह है गियुयू इन चाइना इज़ मोस्ट पोल्यूटेड एंड डिक्लेयर्ड एज एनवायरमेंटल कैलामिटी। मतलब ई वेस्ट की अगर बात करें तो गियुयू इन चाइना इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड ग्लोबली, एंड ग्लोबल ई वेस्ट इज़ प्रोजेक्टेड टू राइज अप टू 74 मिलियन टन्स बाय 2030, ठीक है। अब प्रोजेक्शंस छोड़ो, बासेल कन्वेंशन ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट 1992 में जो बनाया गया था, दैट इंक्लूडेड द इशू ऑफ ई वेस्ट इन 2006। मतलब बासेल कन्वेंशन जो कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट के लिए बनाया गया था 1992 में, उसमें एक प्रोविज़न जोड़ना पड़ा था अलग से ई वेस्ट के लिए। फॉर द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ ई वेस्ट एक अलग से प्रोविज़न जोड़ना पड़ा था बासेल कन्वेंशन में, जो 1992 में बना था। तो वो अलग से प्रोविज़न जोड़ा गया कब, 2006 में। उसी तरह से रॉटरडैम कन्वेंशन 2004 में promotes exchange of information through prior informed consent among the parties over a range of potentially hazardous chemicals, ठीक है। अभी नेशन टू नेशन में कुछ मान लो ट्रेड हो रहा है, तो रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत अगर वो नेशंस बाउंड हैं तो फिर उनको एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा अबाउट द पोटेंशियल पोल्यूटेंट्स इन द प्रोडक्ट्स या इक्विपमेंट्स या वट एवर गुड्स दे आर एक्चुअली ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स हो रहा है जिनका। तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा, साथ ही साथ प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी लेना पड़ेगा कि हाँ हम ये प्रोडक्ट भेज रहे हैं, इसमें इतना पोटेंशियली ई वेस्ट पोल्यूटेंट है, कार्सिनोजेनिक है, तो क्या आप कंसेंट दे रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट वाज रिलेटेड टू रॉटरडैम कन्वेंशन 2004, एंड दैट वाज रिलेटेड टू पोटेंशियली हजार्डस केमिकल्स, ठीक है। केमिकल्स शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीज़ हमने पढ़ी, बासेल कन्वेंशन ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट्स जो 1992 में बना था, लेकिन उसमें 2006 में मेरे ख्याल से ई वेस्ट के लिए प्रोविज़न जोड़ दिया गया। और रॉटरडैम कन्वेंशन 2004 में बना था, जिसमें एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात लिखी गई थी अबाउट हजार्डस केमिकल्स। तो ये 2 कन्वेंशंस देख लिया ई वेस्ट में। गियुयू चाइना की बात कर ली, बैरियम, बेरिलियम, कैडमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, लेड
और क्या था, मर्क्यूरी, ये सब लिथियम, ये सब कार्सिनोजेनिक ई वेस्ट हैं। GUU इन चाइना के बारे में देखे, और इंडिया में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा और उत्तर प्रदेश। अब जैसे नॉइज़ पोल्यूशन, इनिशियली एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 वाला था, हाँ उसके तहत पढ़ा जाता था, बट अभी नॉइज़ के लिए अलग से रूल्स निकाल दिए गए थे सन 2000 में, नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स 2000। उसी तरह से यहाँ ई वेस्ट के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स निकाल दिए गए थे 2018 में। एंड 2018 वाले ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का शब्द एक आया था। दैट मीन्स वेयर प्रोड्यूसर्स हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम देयर गुड्स once they reached their end of life cycle. Later in 2018 mandated formation of producer responsibility organization with CPCB registration and certain targets, ठीक है। Financial penalties can be levied by SPCB with permission from CPCB against manufacturer या फिर producer, importer as well as transporter, refurbisher, dismantler। तो first, अच्छा तो इसमें देखो EPR क्या था, extended producer responsibility, where producers have been made responsible to collect a certain percentage of e-waste generated from their manufactured goods once they reached their end of life cycle. So that was the extended producer responsibility mentioned in the e-waste management rules of 2016. 2018 में उसको थोड़ा सा और एक्सटेंसिव बनाया गया, और उसमें प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक संस्था बना दिया गया। और इस संस्था का काम यही था कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को हर ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन अलग से होनी चाहिए, जो CPCB में रजिस्टर होगी, और उसको सर्टेन टारगेट दिया जाएगा, ठीक, ऐसे समझ लो। देन फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक बनाया गया था भोपाल में, एंड नोकियाज़ टेक बैक प्लानट के रखवाले कैंपेन भी चलाया गया था। तो फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में बनाया था, इतना भी लिख देंगे तो बहुत रहेगा। और उसके अलावा लेजिस्लेशन गैप्स हैं बहुत हमारे यहाँ, pertaining to health hazards in e-waste management, occupation, lack of formal recycling infrastructure, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, lack of formal recycling infrastructure, tax waivers for recyclers, ये भी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये देखो, the Ministry of Agriculture has issued a notification inviting objections and suggestions from the stakeholders on completely banning pesticides, insecticides including such chemicals। तो जैसे मिथाइल पैरथियोन है, ट्राइएजोफोस है, ये सब छोड़ो, ये सब क्या है, ये पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो इनके जितने नाम याद कर सकते हैं तो कर लो, ठीक है, वैसे आना नहीं चाहिए। देन R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है, दीज आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग, ठीक है। ओशियन एसिडिफिकेशन ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, अब ये क्या बना रखा है, CO2 है, कार्बोनिक एसिड बना, फिर कार्बोनिक एसिड टूटा तो H+ और HCO3- बन गया, बाइकार्बोनेट बन गया, बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट बन गया, और कार्बोनेट से कैल्शियम, नहीं कार्बोनेट तो ठीक है। अब ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, मान लो कोई पत्थर होगा नीचे कोरल वाले का, तो वहाँ से कैल्शियम निकल के आया और इस कार्बोनेट से मिल के फर्दर CaCO3 बना दिया। तो पढ़ते हैं, कार्बोनिक एसिड स्पॉन्टेनियसली ब्रेक्स H+ and HCO3- ions, HCO3- further breaks into carbonate ions which, नहीं ये बाइकार्बोनेट है, नहीं CO3 2- कार्बोनेट है। तो क्या हो रहा है कि विच कार्बोनिक एसिड सबसे पहले बना, उसके बाद क्या हुआ, फिर वो टूट गया H+ और HCO3 आयंस में। अब ये जो HCO3 आयन बना, दैट फर्दर ब्रेक्स इनटू CO3 2- ions which ideally should have reacted with the calcium 2+ ions brought by the reverse sedimentation in the oceans, but due to increased H+ ions, CO3 2- ions start reacting with H+ ions, preventing proper formation of calcium carbonate. Thus marine shells are destroyed. अच्छा, ये अब बिल्कुल केमिकल लेवल पे जाके समझा रहा है। तो ये लिखा है कि सबसे पहले तो कार्बोनिक एसिड बना, CO2 डिज़ोल्व हुआ, H2CO3, ठीक, फिर वो टूटा HCO3- और H+ में, ठीक है। अब HCO3- further breaks into CO3 2- ions, which ideally should have reacted with the Ca2+ ions brought by the river sediments from the rocks into the oceans, ठीक है। But due to increased H+, अब H+ क्यों बढ़ रहा होगा, बिकॉज ज़्यादा H+ ions बन रहे होंगे, बिकॉज ज़्यादा CO2 एटमॉस्फेयर में होगा जो कि डिज़ोल्व हो रहा होगा वाटर में, तो ज़्यादा
H2CO3 बन रहा होगा। अब ज़्यादा H2CO3 जब ब्रेक करेगा तो ज़्यादा H प्लस आयंस में टूटेगा, ज़्यादा HCO3 माइनस आयंस में टूटेगा। अब ये HCO3 माइनस आयंस टूट के CO32 माइनस आयंस बनाएगा। अब ये CO32 माइनस आयंस को आइडियली Ca2 प्लस आयंस जो कि रिवर्स के थ्रू ले आया गया है उनसे रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन H प्लस आयंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड CO2 in the atmosphere. तो CO32 minus starts reacting with the H plus ions preventing proper formation of calcium carbonate. और वो तो ज़रूरी है कोरल वगैरह के और मरीन शेल्स बनाने के लिए, तो मरीन शेल्स आर डिस्ट्रॉयड। अच्छा ये तरीका है, ठीक है। दैन क्लाइमेट चेंज ब्रॉडली कवर्स ऑल्टरेशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड पैटर्न्स एंड स्पीड। तो विंड पैटर्न्स और स्पीड भी क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज कैन बी बोथ नेचुरल एज वेल एज एंथ्रोपोजेनिक। अब जैसे ये क्या है, नेचुरल में माउंट पिनाटुबो इरप्ट हुआ था 1991 में, और उसके इरप्ट होने से ग्लोबल टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया था 0.5 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 ईयर्स। अच्छा, तो वो एक फिनोमिनन हो गया था, दैट वाज कॉल्ड एज ग्लोबल कूलिंग, ठीक है। फिर फॉरेस्ट फायर सडनली इंक्रीज द CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड ट्रैप हीट, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो दीज आर द नेचुरल रीजन्स टू क्लाइमेट चेंज, वेयर एज फिर एंथ्रोपोजेनिक तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। Every 10 to 12 years, sudden massive sun rays escape its surface, creating a sunspot on its surface. This is an indication of extra insolation on Earth's surface. अब ये मिलानकोविच साइकिल्स क्या होता है? मिलानकोविच साइकिल्स include the shape of Earth's orbit, known as eccentricity, the angle Earth's axis is tilted with respect to Earth's orbital plane, known as obliquity. The direction Earth's axis of rotation is pointed is known as precession. Over thousands of years, changes in these also cause climate change. इसके बारे में देखना पड़ेगा। Earth is sometimes called as the Goldilocks planet, neither too hot nor too cold, and the conditions are just about right to allow life, including us, to flourish. Part of what makes the Earth so amenable is the naturally arising greenhouse effect, which keeps the planet at a friendly 15 degree Celsius temperature. तो ठीक है, ये गोल्डीलॉक्स प्लानट का कॉन्सेप्ट हो गया। मिलानकोविच साइकिल के बारे में देखना, तो ज़रा देख लेते हैं। फिर ये यहाँ से साइड नोट, एक्स्ट्रा रीडिंग, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलानकोविच साइकिल्स इंक्लूड द शेप ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट्स, द एंगल दैट अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन, एंड द डायरेक्शन दैट अर्थ्स स्पिन एक्सिस इज पॉइंटेड। व्हाट इज मिलानकोविच थ्योरी, मिलानकोविच साइकिल्स एंड द रोल इन अर्थ्स क्लाइमेट। तो ठीक है, अब अगला देखते हैं अगले वीडियो में।